नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे अंतरा पाठ्य पुस्तक पाठ नंबर 5 ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले नाम से ज्योतिबा फुले की जीवनी लिखी है। लिखने वाली लेखिका सुधा अरोड़ा। सुधा अरोड़ा ने ज्योतिबा फुले की जो जीवनी लिखी है, इस जीवनी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए कार्य या इस समाज के निम्न वर्ग, शोषित वर्ग को आगे बढ़ाने, शिक्षा से जोड़ने के जो प्रयास थे, उन प्रयासों में इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सामाजिक आंदोलन में जिन महानुभावों के नाम लिए जाते हैं उनमें इनका नाम क्यों नहीं है, इस सारी बात को हम इसी पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सुधा अरोड़ा। लेखिका परिचय। सुधा अरोड़ा का जन्म सन 1948 ईस्वी को हुआ। सुधा अरोड़ा का जो जन्म स्थान है लाहौर, पाकिस्तान। लाहौर, पाकिस्तान में यह लेखिका पैदा हुई। उच्च शिक्षा इनकी कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में 2 कॉलेज जहां पर इन्होंने सन 1969 से 71 तक अध्यापन कार्य करवाए। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है, यानी सुधा अरोड़ा के बारे में हम कह सकते हैं कि मूलतः ये एक कथाकार है। इनके कहानी संग्रह बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास, औरत की कहानी, ये 6 इनके कहानी संग्रह हैं। और इन कहानी संग्रहों की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त, यानी इसके अलावा कई विदेशी भाषाओं में भी इनके कहानी संग्रह अनुदित हो चुके हैं, यानी इनका अनुवाद हो चुका है। भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन, भारतीय जो महिला कलाकार हैं इनके आत्मकथ्यों के 2 संकलन हैं, इनके दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान। इसके अलावा ये पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी सक्रियता काफी रही। इन्होंने 2 पत्रिकाओं की बात करें, सबसे पहले सारिका एक पत्रिका है जिसकी विशेषता है पाक्षिक का अर्थ होता है 15 दिन में, यानी यह पत्रिका महीने में 2 बार आती थी। पाक्षिक यानी 15 दिनों से आने वाला अखबार, जिसमें सुधा अरोड़ा ने जो आम आदमी जिंदा सवाल नाम से यह छपवाती थी। दूसरी राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता जो पत्र है, उसमें ये क्या करती थी सुधा अरोड़ा, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर इस नाम से छपता था। और इनका ये साप्ताहिक स्तंभ था, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर इनका ये एक साप्ताहिक स्तंभ था जो वामा नाम से प्रकाशित होता था। वामा नाम से जो ये साप्ताहिक स्तंभ प्रकाशित होता था, ये बहुत ही चर्चित था। तो हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, वामा साप्ताहिक स्तंभ सुधा अरोड़ा के द्वारा किस पत्रिका में प्रकाशित करवाया जाता? तो हमारा उत्तर होगा राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता। लेखों का संग्रह यानी निबंधों का भी एक संग्रह जो किस नाम से है उसकी बात करें, औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत। सुधा अरोड़ा मूलतः एक कथाकार है। ज्योतिबा फुले की जीवनी ये हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखी गई। अंतरा में इनकी हिंदी साहित्य की गद्य विधा ज्योतिबा फुले की जीवनी। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया गया। यानी इस ज्योतिबा फुले की जीवनी में सुधा अरोड़ा ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए और निम्न वर्ग या जो शोषित एवं पीड़ित वर्ग हैं उसको समाज में आगे लाने के लिए जो प्रयास किए गए, तो उन प्रयासों में इन ज्योतिबा फुले को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी
जो सामाजिक मुद्दों को लेके जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में इनका नाम क्यों नहीं है, किन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए इन्होंने शोषित और पीड़ित वर्ग को आगे लाने का प्रयास किया गया है, ये सारी बात सुधा अरोड़ा ने ज्योतिबा फुले जीवनी में अंतरा में दर्शाई है। तो हम आगे बात करते हैं ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई जीवनी सुधा अरोड़ा। इस जीवनी में बताया गया है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में 5 समाज सुधारकों के नाम लिया जाता है। यानी हमारे भारत के सामाजिक विकास और बदलाव में मुख्यतः 5 ही समाज सुधारकों का नाम लिया जाता है। उनमें फुले की गिनती नहीं है, उनमें ज्योतिबा फुले का नाम नहीं लिया जाता। एक तो प्रश्न बनता है कि भारत में कितने समाज सुधारकों का नाम लिया जाता है? 5, और उनमें इनकी गिनती नहीं है। कारण, सबसे पहला कारण है कि इन 5 समाज सुधारकों का नाम कैसे है? सूची बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। यानी वो मतलब सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन की जो सूची बनी, उस सूची को बनाने वाले ही उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। और उन्होंने, फुले ने हमेशा उच्च वर्गीय समाज की अवहेलना की, इस वजह से इनका नाम नहीं। दूसरी बात देखें, फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों के कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। फुले चाहते थे कि जो शिक्षा है वो सभी वर्गों को मिलनी चाहिए, जिसमें ब्राह्मणों को वर्चस्व दिया जाए या सामाजिक मूल्य के कायम करने की बात कही जाए, एक वर्ग को ऊपर उठाया जाए, उसके वो समर्थक नहीं थे। दूसरी बात, पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोला। उन्होंने हमेशा पूंजीवाद का विरोध किया, पुरोहितवाद का विरोध किया कि तो जो पूंजीवादी थे, ताकतवर थे, उन्हीं का यदि वो विरोध करें तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि उनका इन 5 समाज सुधारकों में नाम नहीं आया। फुले के द्वारा एक खुद लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक समाज बनाया। उस समाज का नाम था सत्यशोधक समाज। कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, सत्यशोधक समाज के प्रणेता ज्योतिबा फुले हैं और इसी के माध्यम से क्रांतिकारी साहित्य का प्रमाण है। यानी हम फुले के क्रांतिकारी साहित्य की बात करें तो इसी सत्यशोधक समाज की वजह से वो आगे बढ़े। एक बार ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई। ब्राह्मणों ने कहा कि जो विद्या ब्राह्मणों की थी आज वो शूद्रों के घर चली गई। उसके जवाब में महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गई। भाई विद्या आप कह रहे हो शूद्रों के घर चली गई, सच्चाई सामने आने पर आपके क्या जो वेद हैं वो डूब गए और विद्या शूद्रों के घर चली गई तो भूदेव शर्मा गए। भाई विद्या है जो मतलब आज शूद्रों के घर जाने से भूदेव यानी ब्राह्मण के लिए आया कि आप शर्मा गए, आपको संकोच हो रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमेशा वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषित प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया कि लोगों का शोषण किस वजह से हो रहा है, कि वर्ण की वजह से, जाति और वर्ग व्यवस्था ये क्या है, आपस में एक दूसरे के पूरक है, इसी वजह से लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। और शोषण के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा ने कहा कि फुले ने कहा कि इसके खिलाफ यदि आवाज केवल और केवल दलितों की नहीं, दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उस समय स्त्रियों के साथ भी अन्याय होता था। महात्मा ज्योतिबा फुले की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें इस पाठ्य पुस्तक में है। गुलामगिरी, तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले की पुस्तकों के नाम लिखो। गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, इसका दूसरा नाम है किसानों का प्रतिशोध। दोनों में से कोई नाम पूछा जा सकता है। और तीसरी पुस्तक है सार्वजनिक सत्यधर्म, किसानों का प्रतिशोध और गुलामगिरी। ये तीनों पुस्तकें ज्योतिबा फुले की हैं।
ज्योतिबा फुले ने एक आदर्श परिवार उस परिवार को माना है जिस परिवार का पिता ईसाई हो, माता बौद्ध हो, बेटी मुसलमान हो और बेटा सत्यधर्मी हो। यानी आदर्श परिवार पिता ईसाई, माता बौद्ध, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी यानी सत्य पर चलने वाला हो। आधुनिक शिक्षा के बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले कहते थे कि यह शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को दी जाती है और शूद्र और गरीबों से कर जमा करके इन लोगों को फायदा पहुंच रहा है। 1883 ईस्वी में सेठ करिया आसूड में इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। उसमें बताया है कि विद्या बिना मति गई, यानी जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है तो उसकी क्या चली जाएगी, मति का अर्थ हो गया बुद्धि गई, और मति नहीं है, बुद्धि भी किसी के पास नहीं है, उसकी नीति गई, और नीति जिसकी गई उसकी गति भी गई, और गति जिसकी गई उसका धन भी चला गया, और धन जिसका चला गया उसी का नाम शूद्र है। और इतने अनर्थक अशिक्षित होने की वजह से उन लोगों को होना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे ज्योतिबा फुले की आगे स्त्री शिक्षा समानता। इन्होंने हमेशा शूद्र वर्ग के साथ स्त्रियों की शिक्षा की बात कही कि स्त्री को भी शिक्षा मिलने का बराबर हक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मंगलाष्टक का अर्थ है विवाह में पढ़े जाने वाले मंत्र, यानी उस समय पहले जो विवाह में पढ़े जाने वाले मंत्र हैं वो मंत्र केवल और केवल पुरुषों के लिए, पुरुषों को बढ़ावा देने के लिए थे। उन मंत्रों को इन्होंने चेंज किया और वो सारे के सारे जो मंगलाष्टक हैं वो मतलब स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग से बनाए। 1888 में इनको महात्मा की उपाधि मिली। तो प्रश्न बन सकता है ज्योतिबा फुले को कब महात्मा की उपाधि, क्योंकि हम कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले 1888 में। इस महात्मा की उपाधि पर उन्होंने खुद को कहा कि आज आपने मुझे मठाधीश का दर्जा दिया है, जिससे मैं पूर्ण रूप से अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मठाधीश किसके लिए आता है, ऐसा व्यक्ति जो एक समूह बनाकर लोगों को उपदेश देता है और लोग उनके कहे अनुसार आगे बढ़ते हैं। जिससे उन्होंने कहा कि आपने मेरी प्रगति पर पूर्ण विराम लगा दिया। फुले का पहला कदम, महात्मा ज्योतिबा फुले का प्रथम कदम था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। अब हम बात करें सावित्रीबाई की। सावित्रीबाई की बचपन में पढ़ने में बहुत रुचि थी। एक बार 6-7 साल की सावित्रीबाई अपने गांव के ही सीकल गांव के ही हाट बाजार गई थी और वहां हाट बाजार में कुछ लेके वो खा रही थी। खाते खाते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे स्त्री और पुरुष जो ईसाई मिशनरी के जो लोग हैं वो बैठे हैं, और वो उनमें से एक लाट साहब, उन्हीं का मुखिया, जिन्होंने सावित्रीबाई को अपने पास बुलाया और पास बुला के कहा बेटा खड़े खड़े खाना नहीं खाना चाहिए। तो सावित्रीबाई के पास जो भी खाना था उसको उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी कि इसे आप पढ़ना, यदि आप शिक्षित नहीं हो तो घर जाके इसके केवल चित्र देखना। सावित्रीबाई वो पुस्तक अपने घर में ले आई और अपने पिता को बताया। पिता ने कहा कि तुम मतलब इस घर के लायक नहीं रही, क्योंकि तुम ईसाइयों की पुस्तक ले आई यहाँ। उन्होंने उस पुस्तक को उठा के कूड़े में फेंक दिया। सावित्री ने छुपा के उसको वापस अंदर रख दिया। 1840 ईस्वी में सावित्री की शादी ज्योतिबा फुले के साथ होती है, और ज्योतिबा फुले के साथ शादी होने पर वो भी मतलब पढ़ना चाहती है, और ज्योतिबा फुले का प्रथम कदम ही अपनी पत्नी को शिक्षित करना था। 14 जनवरी 1848 पुणे का एक स्थान है बुधवार पेठ निवासी, यानी बुधवार पेठ ये एक स्थान है पुणे का, और उस स्थान में भिड़े नाम का कोई एक व्यक्ति है, और भिड़े के बाड़े यानी भिड़े के पास कोई स्थान है, जगह खुली जगह, उस स्थान पर प्रथम कन्या पाठशाला
स्थापित करवाई ज्योतिबा फुले ने, जो भारत में 3000 सालों में पहली कोई पाठशाला है जो महिलाओं को शिक्षा देने के लिए वो ज्योतिबा फुले ने स्थापित की थी, पुणे में बुधवार पेट स्थान पर भिड़े के बारे में। 1840 से 1890 तक, यानी 1840 में इन दोनों की शादी हुई, 90 तक 50 साल दोनों ने एक साथ रहकर शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षित करना, शूद्रों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, इन्होंने एक साथ रहकर ये पर्ण पूरा किया। और ज्योतिबा फुले को एक बार इनके पिता के द्वारा ही घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके पिता को लगा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, इस वजह से त्याग दिया। फिर इन्होंने महार, चमार और मांग जाति के लोगों, जिनको पानी तक पीने को नहीं मिलता था, उनके लिए ज्योतिबा फुले ने अपने घर का पानी का हौद उनके लिए खोल दिया। तो इस पाठ में ज्योतिबा फुले जीवनी में आदर्श दाम्पत्य की मिसाल कायम की, यानी एक आदर्श परिवार किस तरीके से अपना जीवन बिताता है, उसी को लेकर ये पाठ लिखा गया।